हे गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। देखिए, अगर आप रेलवे रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं 2025 के अंतर्गत, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप आरआरबी के अंतर्गत एनटीपीसी, ग्रुप डी या गाइस आरआरबी के अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ जो पूछे गए हैं। जैसे आप इसके पहले वाले अगर सेट देखे होंगे तो उसमें भी आपने देखा होगा कि मैंने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करवाए हैं, और अब जो करवाऊंगा, आगे जो करवाऊंगा वो भी मैं प्रीवियस ईयर ही करवाऊंगा। जब तक पूरा पीवाईक्यू खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं पूरा पीवाईक्यू खत्म करवा दूंगा। कहने का मतलब ये दोस्त यह है कि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आप उसी के अनुसार अपनी तैयारी करो। ये एक आइडिया होता है पीवाईक्यू देखने का। चलिए शुरुआत करते हैं। 11/12/2018 को 12:30 बजे से 2 बजे के बीच जो सवाल पूछे गए हैं पहले उसको कंप्लीट करूंगा और उसके बाद आगे कंप्लीट करूंगा। पहला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि एक मतलब चित्र दिया गया है या फिर कहा जाए एक संख्या लिखी गई है। उपरोक्त आकृति की जलीय छवि या फिर वाटर इमेज कौन सी होगी। देखिए, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो जलीय छवि होती है या वाटर इमेज होती है उसमें केवल और केवल टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप हो जाता है। मतलब ऊपर वाला जो सिरा है वो नीचे और नीचे वाला सिरा ऊपर हो जाता है। जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में ही रहेगा और जो राइट में है वो राइट में ही रहेगा। बस केवल और केवल टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप हो जाता है। देखिए, लिखा गया है 912 387 69 ए और जेड। इसका अगर आप जो मतलब जलीय छवि वो देखोगे तो आप किस तरीके से बनेगी वो आप देख लीजिए। देखिए, इसका 9 उल्टा इधर ठीक है। ए वाले में आप पहले चेक कीजिएगा। उसके बाद ये वाला अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पर ये एक लिखा हुआ है पहले वाले में ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि इसकी दर्पण छवि बन गई है। दूसरा वाला चेक कीजिए। दूसरा वाला अगर आप चेक करोगे तो दूसरे वाले में जेड जो है ये बिल्कुल डिट्टो वैसे ही लिखा है, जबकि जेड उल्टा होना चाहिए था, ये गलत है। इसके बाद तीसरे वाले में आप चेक कीजिए। तीसरा वाला तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरे भाई तीसरा वाला बिल्कुल सही लिखा गया है, तो सी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बाकी अगर डी वाले में आप देखोगे तो डी वाले में यहाँ पर ये दर्पण छवि बन गई है, जबकि यहाँ पे मांगा जा रहा है वो जा रहा है जलीय छवि। तो राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सी आंसर। तो जो भी दोस्त ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए। सवाल है आपके सामने कि नीचे कथन और उनके कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सही मानकर चलना है, चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। कहने का मतलब यह है कि जो कथन दिया गया है उसको आपको सही मानना है, भले ही वो दैनिक जीवन में सही ना हो लेकिन फिर भी आपको सही मानना है। देखिए, कथन दिया गया है कि कुछ स्मारक घड़ियां हैं। आपको यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले डायग्राम बनाना होगा। कुछ स्मारक घड़ियां हैं, ये हो गया आपका स्मारक, और स्मारक का कुछ हिस्सा जो है ये है घड़ियां। घड़ियां को मैं लिखूंगा यहाँ पर वॉच यानी डब्ल्यू से। कोई भी घड़ी समय नहीं है। कहने का मतलब है घड़ी का कोई भी हिस्सा जो है वो समय नहीं है, यानी कि टाइम नहीं है। देखिए, ये सवाल जो है आपका ये आपका दो तरीके से बनेगा। कहने का मतलब है इसका एक डायग्राम तो इस तरीके से बनेगा और दूसरा डायग्राम इसका इस तरीके से बनेगा। यानी कुछ समय जो कुछ स्मारक जो हैं वो हैं घड़ियाँ यानी कि डब्ल्यू, और कोई भी घड़ी समय नहीं है तो घड़ी कोई भी समय नहीं है, यानी कुछ इस तरीके से भी इसका डायग्राम बन सकता है। क्योंकि घड़ी और समय के बीच नहीं का रिलेशन है तो वो स्मारक के बीच बन सकता है। कुछ इस तरीके से भी इसका डायग्राम बन सकता है। अब निष्कर्ष देखना होगा कि निष्कर्ष क्या कहता है। कोई भी स्मारक जो है समय नहीं है मेरे प्यारे भाई। कुछ स्मारक जो हैं वो समय हैं। कुछ स्मारक कहा जाए तो समय है, यानी कोई भी स्मारक समय नहीं है। तो हो सकता है कि इस वाले डायग्राम के हिसाब से ये बन रहा है, तो पहला वाला तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ घड़ियाँ स्मारक है, घड़ी का कुछ हिस्सा स्मारक है, बिल्कुल। तो राइट उत्तर होगा केवल और केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। सही आंसर हो जाएगा आपका केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तो इसका राइट उत्तर होगा केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। इसका विकल्प यहाँ पर नहीं है ना, विकल्प इसको मैंने कट कर दिया है। अगला देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। देखिए, ओडोमीटर गति और एमीटर, अब इसके बाद आपको बताना है।
देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ओडोमीटर जो है एक गति को मापता है, कहने का मतलब है ओडोमीटर जो यंत्र है ये गति को मापता है, और एमीटर जो है ये धारा को मापता है। विद्युत धारा जो होती है उसे एमीटर के द्वारा ही मापा जाता है ना। तो धारा जो है इसे कहा जाता है करंट। तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी आंसर, करंट को मापता है एमीटर। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल है, कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। देखिए कथन दिया गया है कि वायु प्रदूषण के निगरानी यानी कि मॉनिटरिंग के लिए 10 कबूतर आसमान में छोड़े गए हैं। वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए 10 कबूतर आसमान में छोड़े गए हैं, जिनकी पीठ पर यानी कबूतर की पीठ पर वायु प्रदूषण डिटेक्टर लगाए गए थे। ठीक है, ये हो गया कथन। निष्कर्ष है कि कबूतर प्रदूषण का पता लगाने वाली वायु निगरानी यानी एयर कंट्रोलर के सदस्य थे। बिल्कुल मेरे भाई वो सदस्य है, क्योंकि अगर वो सदस्य नहीं होता तो फिर उसको निगरानी के लिए छोड़ा ही नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं वो सदस्य होगा तभी उसको छोड़ा गया है। तो पहला तो बिल्कुल राइट है। दूसरा है कि कबूतर प्रदूषण का पता किसी अन्य पक्षी की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से लगा सकते हैं, ये सवाल गलत है। कहने का मतलब ये निष्कर्ष गलत है। ये निष्कर्ष क्यों गलत है मेरे भाई? यहाँ पर लिखा गया किसी अन्य पक्षी की तुलना में, कहने का मतलब ये है कि केवल और केवल कबूतर ही इसमें परफेक्ट है, ऐसा कथन में कहा ही नहीं गया। अगर ये कथन में कहा जाता कि वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए 10 कबूतर आसमान में छोड़े गए हैं, जिनकी पीठ पर वायु प्रदूषण डिटेक्टर लगाए गए थे, केवल कबूतर ही इसका पता लगा सकते हैं, अगर ये कथन में कहा जाता तब आप निष्कर्ष 2 को भी सही मान सकते थे। लेकिन इसमें कहा गया किसी अन्य पक्षी की तुलना में। हो सकता है गाइस कि कबूतर के अलावा जो चील है या बाज है वो भी वायु प्रदूषण का पता लगा पाए। तो मेरे भाई ये वाला जो है गलत है। तो कहने का मतलब यह है केवल और केवल निष्कर्ष 1 आपका यहाँ पर अनुसरण करता है। राइट उत्तर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ए आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखिए। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे से भिन्न या फिर बेमेल है। अब देखिए यहाँ पर दिल, हाथ, आँख और नाक। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो आँख, नाक और हाथ, अगर ये देखो आप हाथ और नाक और आँख, ये जो है आपका, ये अगर देखो तो ये बाहरी चीज़ें, कहने का मतलब है आप बाहर से इनको टच भी कर सकते हो। लेकिन जो दिल है भाई ये आप बाहर से टच नहीं कर सकते हो। दिल मतलब हार्ट, ये शरीर के अंदर होता है तो ये बाहर नहीं होता है। तो कहने का मतलब है ए आंसर आपका यहाँ पर बेमेल हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। काफ़ी ईजी था। नेक्स्ट देखिए, मोहन और सोहन की आयु का अनुपात 5:4 है। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 36 वर्ष है तो सोहन की वर्तमान आयु क्या है? देखिए जब भी इस तरीके के सवाल दिए जाए तो आपको बहुत इजी तरीके से हल करना है, मतलब बहुत इजी सवाल होते हैं। हालांकि ये सवाल ही इजी है और इसमें बहुत सारे ऐसे भी सवाल होते हैं जो आपको टाइम में यानी आपको घुमा भी सकते हैं, बट ये वाला बहुत ईजी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन और सोहन की आयु का अनुपात 5:4 है। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 36 है। मेरे भाई हमारे हिसाब से रेशियो में योग कितना आ रहा है? 5 और 4, यानी 5 और 4 का योग कितना आ रहा है? 9। और जो बताया गया है प्रश्नानुसार उसके अनुसार बताया जा रहा है 36। तो अगर आप 9 से 36 को भाग दोगे तो ये 4 बार जाएगा, यानी हमारे हिसाब से ये 4 आ रहा है। तो सोहन की वर्तमान आयु क्या है? हमसे सोहन की पूछी गई है और रेशियो के अनुसार सोहन की वर्तमान आयु 4 वर्ष है और ये 4 आया तो 4 चौक 16। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर से समझिए, मोहन और सोहन की वर्तमान आयु का जो अनुपात है ये 5:4 है। उनकी आयु का योग 36 है। हमारे हिसाब से उनकी आयु का योग 5 और 4 9 है। उसके हिसाब से 36 है। 9 को अगर आप 36 से भाग देंगे 4 बार जाएगा। सोहन की वर्तमान आयु पूछी गई, 4 को आप 4 से गुणा कर देंगे, ये 16 हो जाएगा। तो सी आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और चुनें कि कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से कथनों का पालन करता है। कथन दिया गया है कि सभी जैगुआर चीता हैं और सभी पैंथर चीता हैं। फिर निष्कर्ष दिया गया है, इसको आपको हल करना है। देखिए कथन क्या कह रहा है कि सभी जगुआर चीता हैं। जगुआर जो हैं सभी जगुआर चीता हैं। मैं एक इसका डायग्राम बनाता हूँ। जगुआर को मैं जे से लिखूंगा, ठीक है। सभी जगुआर चीता हैं। चीता और जगुआर के बीच सभी का रिलेशन है, तो चीता को मैं लिखूंगा सी से, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा, चीता को मैंने सी से लिखा है, जगुआर को मैंने जे से लिखा है। ओके, सभी पैंथर चीता हैं।
जितने भी पैंथर हैं वो चीता हैं, तो पैंथर का एक अलग डायग्राम बनेगा, और जितने भी पैंथर हैं वो चीता हैं। एक बड़ा सा डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये बड़ा सा ही बनेगा। देखिए सभी जगुआर, ये जगुआर का मैंने जे बना दिया, और ये जो जगुआर हैं क्या है, चीता हैं, तो चीता ये बन गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सभी पैंथर चीता हैं, पैंथर ये अलग हो जाएगा और ये चीता के अंदर आ जाएगा, डायग्राम बन गया आपका। निष्कर्ष देखिए सभी जगुआर पैंथर्स हैं, जगुआर और पैंथर्स के बीच कुछ नहीं का रिलेशन है, तो सभी कहाँ से हो जाएगा, पहला गलत है। कुछ जगुआर पैंथर्स हैं, जगुआर और पैंथर्स के बीच भाई बिल्कुल नहीं का रिलेशन है, तो कुछ भी तो नहीं हो सकता, तो राइट उत्तर हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो, यानी ना तो निष्कर्ष एक पालन करता है और ना ही दो। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, देखिए पहले ऊपर एक अनुक्रम दिया गया है, फिर नीचे लिखा गया है कि उपरोक्त अनुक्रम में दाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर 5वां पद। देखिए बहुत इजी सवाल है। इजी कहने का मतलब दोस्त है कि बस केवल और केवल अनुक्रम में देखना है और बताना है कि कौन सा पद है। देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके के सवाल पूछे जाएं तो अगर वो दाईं ओर से दाईं ओर पूछ रहा है, कहने का मतलब है अगर वो राइट से राइट की तरफ पूछ रहा है तब आपको माइनस करना है। जैसे लिखा गया है कि 15वें पद के दाईं ओर 5वां पद, अब आपको मेरे प्यारे भाई 15वें पद के दाईं ओर 5वां पद आपको यहाँ पर बताना है। तो जब भी वो दाईं ओर से दाईं ओर ही पूछा जाए तब आपको माइनस यानी कि उसको घटाना है, और जब वो दाईं ओर और बाईं ओर कहे तब आपको जोड़ना है। मतलब जब सेम सेम रहे तब आपको माइनस करना है, और जब वो दाईं बाईं यानी सेम ना रहे तब आपको प्लस करना है। बस इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। दाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर 5वां पद, अब देखिए दाईं और दाईं दोनों तरफ लिखा है, 15 में से 5 घटाएंगे आप 10। अब देखना ये है किस तरफ से, दाईं ओर से। बस आपको दाईं ओर से 10वां पद देखना है कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो 10वां पद कहाँ पे आया, जी पे। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर जी। ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सवाल था। अगला देखिए, उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से है। देखिए हॉकी मैदान बैडमिंटन का संबंध किससे होगा, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। हॉकी जो है मैदान में खेला जाता है, हॉकी जो है ये मैदान में खेला जाता है, और बैडमिंटन बैडमिंटन कोर्ट पर खेला जाता है। तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा कोर्ट, ऑप्शन डी परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित आकृति के लिए मिरर इमेज या फिर कहा जाए दर्पण छवि चुने। ये आकृति आपको नजर आ रही है, इसकी दर्पण छवि चुनना है। दर्पण जो है ये यहाँ पर बना हुआ है, ये दर्पण बना हुआ है। इसकी छवि को चुनना है कि ये दर्पण या फिर शीशा में कैसा नजर आएगा। देखिए ये जो इसकी पूंछ है, ये वाली पूंछ जो है इसकी राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में आ जाएगी, और लेफ्ट साइड में केवल और केवल ए वाले में दिया गया है, ना तो बी है और ना तो सी और ना ही डी। तो केवल और केवल ए वाला आपका राइट होगा जो कि बी में दिया गया है। कहने का मतलब है ए ऑप्शन तो आपका राइट है, लेकिन ये वाला आपका बी में दिया गया है, तो बी उत्तर परफेक्ट होगा। ये रेलवे में बहुत बार किया जाता है, इसे मैंने हर एक वीडियो में आपको बताया है कि रेलवे में ऐसा किया जाता है कि ए पर सी लिखा जाएगा, बी पर ए लिखा जाएगा, डी पर बी लिखा जाएगा। इस तरीके से लिखा जाता है कि बच्चे भ्रमित हो जाएं। तो गाइज आपको इस बात का खास ध्यान रखना है, क्योंकि वरना आते हुए सवाल भी गलत हो जाएंगे और बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो इस वजह से आप इसका खास ध्यान रखिए ना। तो बी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि यदि 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था तो 12 अगस्त 2008 को कौन सा दिन था। अब देखिए एक बात आप पहले ध्यान से सुनिए, ये आपका सवाल है कैलेंडर का। इसको हल करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत तरीके हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से करता है मेरे भाई। बस अंतर यह है कि सवाल का जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। आप चाहे आप किसी भी तरीके से करें, लेकिन आंसर सेम आना चाहिए, तब माना जाएगा कि आपका सही आंसर है। देखिए 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था, तो 12 अगस्त 2008 को कौन सा दिन था, ये पूछा गया है। आप सबसे पहले 8 दिसंबर 2007 को देखिए कि शनिवार था या फिर नहीं। देखिए पहले आप यहाँ पर ये 8 हो गया। दिसंबर का कोड क्या होता है, देखिए जो मंथ का कोड होता है वो क्या होता है, 144 025 036 146, यानी लास्ट में 46 है यानी 6 है। तो ये जो 6 कोड है दिसंबर का है, तो ये आपका हो जाएगा 6। ठीक है। 2007 ईयर का कोड होता है 4206, ये हो जाएगा आपका 2016, ये 17, ये 18, सॉरी ये आपका 17, ये 18, ये 19 और ये 20, यानी जो 20 वाला है आपका ये 6 पे है। तो 2000 आपका ये हो जाएगा 6 पे, ये आपका हो जाएगा 6। ओके। अब देखिए 7 यहाँ पर लिखा गया है, ये है ईयर, ये 7 आप ऐसे ही लिख दीजिए। और इस 7 में लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर के लिए आप 4 से भाग देंगे, 4 × 4 यानी एक बार गया, तो ये आपका हो जाएगा
1। अब इसको आप काउंट कर लीजिए, 8 1 9, 9 6 15, 15 6 21, 21 7 28, ये आपका टोटल आ गया 28। अब 28 को आप 7 से भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4 बार, यानी पूरा का पूरा कट गया, इसमें शेष एक भी नहीं बचा है, यानी शेषफल इसमें शून्य है। और जब शेषफल शून्य बचे तब आपका शनिवार होता है। कहने का मतलब है 0 पर शनिवार, 1 पर रविवार, 2 पर सोमवार, 3 पर मंगलवार, 4 पर बुधवार, इस तरीके से इसका कोड होता है। तो 0 पर आपका शनिवार हो गया, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट लिखा गया था, ये आपको बिल्कुल पता चल गया है। अब आपको देखना है 12 अगस्त का, देखिए ये हो जाएगा 12। मैंने अभी आपको कोड बताया है मंथ का, वो क्या होता है 144 0 25 0 36 146। ये होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी अगस्त का कोड क्या है 3, ये हो गया आपका 3। अब इसके बाद देखिए ये आपका हो जाएगा 6 8 और ये आपका हो जाएगा 2, क्योंकि 8 को अगर आप भाग देंगे 4 से तो ये 2 बार जाएगा, लीप ईयर इसमें 2 हो जाएगा। ओवरऑल 5 आपके अंक यहाँ पर हो गए। 12 3 15, 15 6 21, 21 8 29, 29 और 2 31, यानी ये आपका हो गया 31। अब 31 को आपको यहाँ पर भाग दे देना है 7 से। तो इसका आप राइट उत्तर किस तरीके से निकालेंगे, 31 को आप 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, आपका हो जाएगा 3। मैंने अभी आपको बताया 0 पर शनिवार, 1 पर रविवार, 2 पर सोमवार और 3 पर मंगलवार। तो राइट उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मंगलवार, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मंगलवार। 12 3 15 6 21, 21 और 8 29, 29 29 और 2 31, बिल्कुल सही है। तो सी आंसर मंगलवार आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 152 148 156 152, आपको बताना है अगला पद क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर देखो तो ये सवाल इजी है। इजी इसलिए है क्योंकि अगर देखा जाएगा तो ये ओवरलैप किया गया। ओवरलैप का मतलब ये है कि एक छोड़ करके फिर एक को देखा गया है। जैसे 152 में 4 जोड़ा गया तभी 156 हो गया, उसी प्रकार 148 में 4 जोड़ा गया तभी 152 हो गया। अब फिर से आपको 4 जोड़ना है, लेकिन 4 जोड़ना कहाँ पर है, इस 156 में 4 आपको जोड़ना है, क्योंकि एक का गैप कर रहा है। 156 में 4 जोड़ोगे 160, तो अगला पद 160, बी उत्तर आपका परफेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षरांकीय खोजें। कहने का मतलब है कि इस श्रृंखला का अगला अक्षर और अंक कौन सा होगा, ये आपको बताना है। इस श्रृंखला का अगला अक्षर और अंक कौन सा होगा, फटाफट आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है 11KI9, 11KI9, आई लिखा है यहाँ पर, ये आई है ना। फिर लिखा है 16PN14, 16PN14 ये लिखा है। अब देखिए समझिए, यहाँ पर लिखा है 11K। अब आप जानते हैं भाई कि K की प्लेस वैल्यू होती है 11, तो 11 लिख दिया गया, फिर उसकी प्लेस वैल्यू में जो अक्षर है K उसको लिख दिया गया। उसी प्रकार I की प्लेस वैल्यू होती है 9, तो ये हो गया 9। उसी प्रकार 16 यहाँ पे P लिखा है। तो बस आपको ये देखना है कि जो प्लेस वैल्यू है वो सही लिखी गई है या फिर गलत। देखिए अगर आप पहले वाले ऑप्शन को देखो तो यहाँ पर V लिखा है, उसके आगे 21 लिखा है, जबकि होना चाहिए 22, क्योंकि V की प्लेस वैल्यू होती है 22, तो ये पहला वाला गलत। दूसरा देखिए U लिखा है, उसके आगे प्लेस वैल्यू जो है 21 लिखी गई है, बिल्कुल सही है। और फिर लिखा है यस, और यस के बाद वाली प्लेस वैल्यू 19 लिखी गई है, तो ये बिल्कुल सही है। तो बी उत्तर परफेक्ट होगा। सी में देखिए U लिखा है, आगे 22 लिखा है, 22 नहीं 21 होना चाहिए। और फिर लिखा है यहाँ पर ये आगे ही इसमें अक्षर हो गए हैं, जबकि होनी चाहिए थी संख्या, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी आंसर, ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं, बताएं कि कौन सा तर्क कथन के संबंध में सही है। कथन है कि एक व्यक्ति के लिए कई पहलू हैं, एक व्यक्ति के लिए कई पहलू हैं, बस कथन इतना है कि एक व्यक्ति के लिए कई पहलू हैं। तर्क है हाँ, प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसी स्थिति का जवाब देता है जो दूसरे से अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसी स्थिति का जवाब देता है जो दूसरे से अलग होता है। दूसरा निष्कर्ष है, दूसरा तर्क है, हम अपने चारों तरफ जो भी बनाते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हम खुशी या दुख क्या पैदा करते हैं ये हमारे ऊपर है। क्या इसमें आपको सही कौन सा लग रहा है? देखिए अगर आप पहला देखो तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसी स्थिति का जवाब देता है जो दूसरे से अलग होता है। बिल्कुल राइट है, क्योंकि गाइस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर होगा आपके दिमाग से और दूसरे के दिमाग से, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर होगा जरूर। यानी दूसरे से अलग होता है तो वो अपने आप में एक अलग होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि नहीं, हम अपने चारों तरफ जो भी बनाते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हम खुशी या दुख क्या पैदा करते हैं ये भी हमारे ऊपर निर्भर है, ये गलत बात है, क्योंकि
चारों तरफ की जिम्मेदारियां हमारे ऊपर थोड़ी हैं, तो ये गलत है। केवल और केवल निष्कर्ष एक आपका अनुसरण करता है, यानी केवल तर्क एक प्रबल है। तो राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर केवल और केवल तर्क एक सही है, यानी डी आंसर परफेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, फिर से वही दिया गया कथन और निष्कर्ष। अब आपको यहाँ पर ये देखना है ये कथन और निष्कर्ष में कौन सा पालन करता है। कथन निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है, इसमें डायग्राम से ही आप सॉल्व कर पाएंगे। सभी टॉनिक्स विषाक्त पदार्थ हैं, जितने भी टॉनिक्स हैं सभी टॉनिक्स विषाक्त पदार्थ हैं। विषाक्त पदार्थ को मैं वी से लिखूंगा, टॉनिक्स को मैंने टी से लिखा। सभी टॉनिक्स विषाक्त पदार्थ हैं और सभी विषाक्त पदार्थ जहर हैं। जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं वो क्या है भाई, जहर है। तो जहर को मैं लिखूंगा जे से, और मैंने विषाक्त पदार्थ को बी से लिखा है, टॉनिक को मैंने टी से लिखा है। अब देखिए निष्कर्ष, निष्कर्ष है कि सभी जहर टॉनिक है। जितने भी जहर हैं वो टॉनिक है नहीं, जितने भी टॉनिक हैं वो जहर है, लेकिन जितने जहर हैं वो टॉनिक, ये गलत है। दूसरा देखिए, कुछ जहर टॉनिक है, जहर का कुछ हिस्सा टॉनिक है, बिल्कुल जहर का कुछ हिस्सा टॉनिक है और जहर का कुछ हिस्सा विषाक्त पदार्थ भी है। तो केवल और केवल टॉनिक यहाँ पर राइट उत्तर होगा, यानी सेकंड वाला आपका राइट होगा। केवल निष्कर्ष द्वितीय पालन करता है, ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल दूसरा पालन करता है, तो ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखिए, यदि ए का मतलब जोड़ है, ई का मतलब विभाजन या भाग है, आई का मतलब घटाव है, ओ का मतलब गुणा है, और शेष अक्षरों को उनके कालक्रम की स्थिति के अनुसार संख्याओं के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है। गणितीय संकेतों के रूप में उपयोग किए गए अक्षरों को श्रृंखला में उनके संख्या बनाएं और परिणाम क्या होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो अक्षर दिया गया है उसके कोड दिए गए हैं, उसको आपको यहाँ पर पुट करना है और आंसर निकालना है। बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, बस केवल और केवल रखते हुए चलना है। देखिए लिखा गया है 88, आप यहाँ पर लिख दीजिए 88। ई की जो मतलब लिखा गया वो लिखा गया विभाजन या फिर भाग, तो यहाँ पर मैंने भाग लिखा गया, भाग का निशान लगा दिया। फिर लिखा है 11, मैंने लिख दिया 11, ठीक। इसके बाद लिखा है ए का मतलब जो है वो जोड़ है, तो यहाँ पर मैंने जोड़ का निशान लगा दिया। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा दिया। इसके बाद लिखा है दो लगा दिया। आई का मतलब जो है वो है घटाव, तो यहाँ पर घटाव लगा दिया। और उसके बाद 4 लिखा है, 4 लिख दिया, बस हल कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर बुडमास का नियम लागू। बुडमास का मतलब ये होता है दोस्त कि जो आपका भागु जो का वो लागू होगा। सबसे पहले भाग देना है, 11 8 88 8, 8 और 2 10, 10 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका 6, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट हो जाएगा 6। अगला सवाल देखिए, पी क्यू की माँ है, जो आर की बहन है, एस आर का पुत्र है, पी एस से किस प्रकार संबंधित है। देखिए जब भी ब्लड रिलेशन का सवाल आए तो आपको सबसे पहले वो अपने ऊपर लागू करना है। अगर अपने ऊपर लागू करने से वो आपको ईजी लग रहा है तो उससे परफेक्ट कोई है ही नहीं। और अगर आप डायग्राम से हल कर रहे हैं तो उससे गाइज आप बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं। डायग्राम से ये होता है कि उसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक की समस्या नहीं होती है। देखिए पी जो है क्यू की माँ है, ये हो गई क्यू, और क्यू की माँ है पी। देखिए जो फीमेल है उनको माइनस से डिनोट कर दीजिए, जो मेल है उनको प्लस से। पी जो है क्यू की माँ है, ये हो गई माँ किसकी, क्यू की, कौन, पी। जो आर की बहन है, आर की बहन, जो शब्द है वो हमेशा बाद वाले के लिए लगता है। तो जो आर की बहन है यानी क्यू जो है वो आर की बहन है, ये हो गई क्यू और ये आर की बहन हो गई, ठीक है। एस जो है वो आर का पुत्र है, ये आर है भाई, आर के पुत्र हैं एस, ओके, ये हो गए पुत्र। पी का एस से किस प्रकार संबंध है, पी जो है वो एस से किस प्रकार संबंधित है। देखिए एक बात आप बताइए कि आपकी जो माँ है, कहने का मतलब जो आपकी माँ है उनकी माँ, आपके माँ की माँ आपकी कौन होंगी, आपके माँ की माँ जो है वो आपकी नानी होंगी, आपके माँ की माँ आपकी नानी होंगी। राइट उत्तर होगा आपका ए आंसर, परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नानी। अगला सवाल देखिए, श्रृंखला में अगला शब्द बताएं। L12O N14M, फिर लिखा है P16K, अगला अक्षर बताना है। देखिए ये जो सवाल है ये इजी इसलिए है क्योंकि बिल्कुल दो का इसमें मतलब जोड़ा बनाया गया है। L12 पे है, 12 में 2 जोड़ा गया 14, 14 के बाद 2 जोड़ा गया 16, 16 पे P, अब 16 में आप 2 जोड़ोगे 18, 18 पे आपका R आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, R। तो यहाँ पर R जो है केवल और केवल A और D में है, तो R हो गया। इसके बाद देखिए 12, 12 में 2 जोड़ा गया 14, 14 में 2 जोड़ा गया 16, 16 में 2 आप जोड़ोगे 18, तो ये हो जाएगा आर के बाद 18। तो केवल और केवल डी वाले में आपको नजर आ रहा होगा आर के बाद 18, ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आर के बाद 18। नेक्स्ट देखिए
देखिए कथन निष्कर्ष दिया गया। कथन देखिए और निष्कर्ष ध्यान से देखिए। कथन है कि लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, कथन दिया गया है। निष्कर्ष है लोकतंत्र में उम्मीदवार बहुमत से चुने जाते हैं। लोकतंत्र में उम्मीदवार बहुमत से चुने जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि कथन में ही कहा गया कि बहुमत का शासन होता है तो बहुमत से चुने जाते हैं, बिल्कुल सही निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष है कि लोकतंत्र में कानूनों में संशोधन संसद में बहुमत द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। केवल निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निष्कर्ष सही हैं, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोनों। 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। परफेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मूल्य पता करें यदि एक्स प्लस वाई बराबर 2 और एक्स माइनस वाई बराबर 6। आपको बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात करने के लिए आपके कौन से कथन यहाँ पर या फिर कौन से तर्क पर्याप्त हैं, ये बताना। देखिए ये जो सवाल है ये हल करने के लिए पहला कथन देखिए, पहला तर्क देखिए। तर्क है यदि x प्लस वाई बराबर 2। अब देखिए x और y दोनों के बराबर 2 दिया गया है, मतलब ना तो इसमें हमें x की वैल्यू पता है ना तो मुझे इसमें y की वैल्यू पता है, बस इतना ज़रूर पता है कि x और y दोनों को मिला करके 2 कहा गया है। तो भाई एक से तो हम बता नहीं सकते। दूसरा देखिए x माइनस वाई बराबर 6, हम इससे भी नहीं बता सकते कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। अब अगर दोनों को मिलाएं तो क्या बता सकते हैं, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए x प्लस वाई बराबर 2 है और x माइनस वाई बराबर 6 है। इसको आप मानिए x प्लस वाई और x माइनस वाई विलोपन विधि लगाइए आप, विलोपन विधि कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा। इसमें आप दोनों को ऐड कीजिए, ये आपका हो जाएगा 2x और y कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 6 और 2 8। अब 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी x बराबर यहाँ पर आ गया आपका 4। x की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल गई 4। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू को पुट कर देना है, 4 माइनस वाई बराबर 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, सॉरी 6 लिखा है बस। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हो गया माइनस वाई बराबर, ये हो जाएगा 6, ये प्लस की वैल्यू इधर है, ये हो जाएगी माइनस की, ये 4, 6 में से 4 जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2, तो y की जो वैल्यू आपकी है ये आ जाएगी 2। अब इसको देखिए आप, ये y बराबर आ गया 2, y बराबर हो गया 2। अब यहाँ पे आपको 4 भी मिल गया, 2 भी मिल गया, इसको आप x की वैल्यू पे रख दीजिए, 4 चौक 16 माइनस y की वैल्यू है 2, 2 दूनी 4, 16 में से 4 जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 12। यानी अगर आप कथन 1 और अगर आप तर्क 1 और तर्क 2 दोनों को मिलाओगे तो आप कथन का उत्तर बिल्कुल सही बता सकते हो। मतलब 1 और 2 दोनों इकट्ठे पर्याप्त हैं, यानी डी उत्तर आपका परफेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, 63 लोग 126 दिनों में तालाब खोद सकते हैं, 98 लोग इसे कितने दिनों में खोद सकते हैं। बहुत ईजी सवाल है, हालांकि ये रीजनिंग का नहीं है, मैथ का है, लेकिन आ गया है तो देख लीजिए। 63 लोग 126 दिनों में तालाब को खोद सकते हैं, 98 लोग कितने दिनों में खोद सकेंगे, बस इतना आपको हल कर लेना है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकल आएगी। देखिए यहाँ पर अगर आप देखो तो 7 से इसको भाग दीजिए, 7 नाम 63 और ये आपका हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 चौक 28 यानी 14 बार जाएगा। अब 14 से इसको आप भाग दीजिए, 14 नाम 126, नाम हो जाएगा 21 से 81, तो ये हो जाएगा आपका 9 9 81, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा 81। बहुत ईजी है, ऑप्शन सी परफेक्ट होगा। अगला देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण छवि के बिल्कुल समान है। यहाँ पर आपको बताना है दर्पण छवि इसमें, और ये आपको यहाँ पर एक चित्र नज़र आ रहा है। दर्पण जो है इसके राइट साइड में रखा गया है, ये आपको दर्पण नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके राइट साइड में अगर दर्पण रखा गया है तो इसको आपको बताना है कि इसकी छवि कैसी होगी। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, बट इसमें गलती ये की गई है कि जो यहाँ पर x के ऊपर वृत्त बना हुआ है ये यहाँ पर x के नीचे बना हुआ है, तो पहला तो गलत। दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में यहाँ पर 3 लकीरें हो गई हैं जबकि चित्र में केवल 2 लकीरें हैं, तो ये वाला यहाँ पर गलत। तीसरे वाले में अगर आप देखो तो तीसरा वाला बिल्कुल सही है, तीसरा वाला बिल्कुल सही है, जबकि चौथे वाले में यहाँ पर 2 लकीरें होनी चाहिए थी, तो ये गलत हो गया। यानी राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन 3 जो कि बी में दिया गया है, तो बी आंसर आपका परफेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बी आंसर परफेक्ट होगा। अगला देखिए अब जो कंप्लीट करूँगा वो ही 11/12/2018 को पूछे गए 4 बजे से 5:30 बजे के बीच जो सवाल पूछे गए हैं ग्रुप डी में, वो मैं बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है भाई, आपके लिए
एक रामबाण संग्रह सीरीज के नाम से ई बुक लॉन्च की गई है, जो स्पेशल रेलवे एग्जाम्स के लिए है। और ख़ास बात यह है कि इस पर भी 60% का डिस्काउंट चल रहा है। और इस डिस्काउंट के साथ, यानी इस 60% डिस्काउंट का तो फ़ायदा आपको मिल ही रहा है, इसके साथ आपको 5000 से अधिक जीके के क्वेश्चंस की ई बुक बिल्कुल फ्री मिल रही है, उसका भी आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो ई बुक है ये 5000 से अधिक जीके के क्वेश्चंस की है, जो ओवरऑल एग्ज़ाम्स के लिए है। कहने का मतलब है सभी एग्ज़ाम्स के लिए है। और ये वाली आपकी स्पेशल रेलवे के लिए है, जिसमें आपको जीके, साइंस और मैथ मिलेगा। और 5000 वाले में आपको जीके का पूरा टॉपिक कवर, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट और इमेज एंड कलरफुल के साथ आपको मिलेगा। इस पर भी 60% का डिस्काउंट चल रहा है। लेकिन अभी आपको ये दोनों की दोनों ई बुक मात्र 39 की मिल रही है। वैसे दाम दोनों का अगर देखा जाएगा तो 78 रुपये हो जाएंगे, लेकिन ये अभी आपको मात्र 39 की दोनों मिल रही है। तो ये आप जो ऑफ़र है खास आपके लिए अभी चल रहा है। तो अगर आपको ये ई बुक लेना है तो आप इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर ध्यान से नोट कीजिएगा, 8948667652, 8948667652। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, यहीं से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। और इस ई बुक के बारे में पूरी जानकारी भी आपको यहीं से मिल जाएगी। तो नंबर ध्यान से नोट कर लीजिए, 8948667652। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके एक बार जानकारी जरूर ले लीजिएगा। मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस ई बुक को एक बार पढ़ लोगे तो गाइज एग्जाम में आपको फ़ायदा तो मिलेगा ही, बाकी अगर आप पढ़ लोगे तो आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है और आपको इसके फ़ायदे भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाई इस नंबर पे एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। सवाल दिया गया है आपके सामने कि निम्नलिखित श्रेणी में उपयुक्त पद क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि इसके बाद वाला अगला पद क्या होगा, ये पूछा गया है। देखिए आप अगर यहाँ पर देखो तो क्या देखोगे ये कि इसमें 2 और 8 और 14 का पहले आप रिलेशन देखिए। 2 में 6 जोड़ा गया, 8 में 6 जोड़ा गया, ये हो गया 14, 14 में आप 6 जोड़ोगे, ये हो जाएगा आपका 20। तो ये 20, तो यहाँ पर ये 18 और 21 वाला तो पहले काट दीजिए। 20 केवल ए और सी में दिया गया है। फिर देखिए सी के बाद आई के बाद ओ के बाद क्या आएगा। कहने का मतलब सी 3 पे है और आई 9 पे है, इसमें भी 6 जोड़ा गया है। और उसके बाद आई 9 पे है और ये ओ 15 पे है, तो इसमें भी 6 जोड़ा गया है। अब 15 में भी आप 6 जोड़ोगे, ये हो जाएगा आपका 21 जो है ये यू पे आता है, तो ये आपका हो जाएगा 20 और यू, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। बाकी वाला भी अगर आप देखोगे तो 3 में 6 जोड़ा गया 9, 9 में 6 जोड़ा गया 15 और 15 में 6 जोड़ा गया 21। तो ए आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए कथन के अनुसार बताना है। कथन दिया गया है, कथन देखिए। कथन है कि सरकार ने एक नियम पारित किया था कि स्कूल के बच्चों का बैग हल्का होना चाहिए। सरकार ने एक नियम पारित किया था कि स्कूल के बच्चों का बैग जो है यह हल्का होना चाहिए। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने स्कूल नियमों का पालन करते हैं और सरकार को उनकी नीति के कार्यान्वयन के बारे में भी जानकारी नहीं है। उपर्युक्त कथन के संबंध में कौन सा सत्य है। ये सवाल जो है ये बहुत इजी सवाल इसलिए है क्योंकि आप बहुत ढंग से पढ़ेंगे तभी इजी है। देखिए पहला देखिए जो ऑप्शन दिया गया उसमें देखिए, सरकार ने नियमों को लागू किया है कि स्कूल का बैग हल्का होना चाहिए। बात तो ये सही है कि उन्होंने नियम को लागू किया है, ठीक है। दूसरा देखिए, निगरानी के लिए कोई प्रणाली नहीं है, ठीक है। तीसरा देखिए, स्कूल नियम का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। और चौथा है कि सरकार नियमों को लागू करने में रुचि नहीं रखती है। अब देखा जाए तो सी और डी तो पहले ही आप कर दीजिए। क्यों? क्योंकि डी वाले में कहा गया कि सरकार नियमों को लागू करने में रुचि नहीं रखती। भाई अगर वो रुचि नहीं रखती तो वो नियम ऐसा क्यों लागू करती कि स्कूल का बैग हल्का होना चाहिए। मतलब उसके अंदर रुचि है तभी उन्होंने नियम को लागू किया है, तो ये तो गलत है। सी वाला कह रहा है कि स्कूल नियम का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। भाई अगर वो तैयार नहीं होते तो वो नियम क्यों लाती सरकार, तो ये भी गलत है। बी वाला देखिए, निगरानी के लिए कोई प्रणाली नहीं है। और ए है कि सरकार ने नियमों को लागू किया कि स्कूल का बैग हल्का होना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है। अब एक बात आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर आपको कूट दिया होता कि ए और बी दोनों या केवल एक या केवल बी, तब आप इसके अंतर्गत ए और बी दोनों बताते। लेकिन ये कूट तो दिया नहीं गया है, आपको यहाँ पर देखना है कि ए और बी में परफेक्ट क्या होगा।
बी वाला देखिए, निगरानी के लिए कोई प्रणाली नहीं है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि अगर उसको प्रणाली मिली होती या फिर निगरानी के लिए कोई प्रणाली होती तो सरकार को ये पता होता कि जो नियम का पालन कर रहे हैं स्कूल वो कौन से स्कूल हैं और जो नहीं कर रहे हैं वो कौन से हैं। जैसे ही कथन में ही कहा गया कि ये स्पष्ट नहीं है कि कितने स्कूल नियमों का पालन करते हैं। भाई स्पष्ट करने के लिए उसके पास कोई ना कोई प्रणाली होनी ही चाहिए। तो बी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए, माणिक्य राव नीलिमा का पिता है और नीलिमा के इकलौते भाई की माँ का माणिक्य राव से क्या संबंध है। देखिए, माणिक्य राव जो हैं वो नीलिमा के पिता हैं। ये हो गई नीलिमा और नीलिमा के हो गए पिता, पिता का नाम है माणिक्य, ये हो गए प्लस नीलिमा के पिता माणिक्य राव, ये हो गई नीलिमा। नीलिमा के इकलौते भाई, भाई नीलिमा का कोई एक भाई है, कोई भी होगा, चंगू मंगू कोई भी, नीलिमा के इकलौते भाई की माँ। अब भाई नीलिमा के इकलौते भाई की माँ तो नीलिमा की भी तो माँ होगी, ये हो गई इनकी माँ। का माणिक्य राव से क्या संबंध है। भाई आपके भाई की माँ आपकी कौन होगी, माँ, और उनके बीच जो माणिक्य राव है उनके बीच क्या संबंध होगा, पति और पत्नी का। तो भाई माणिक्य राव से क्या संबंध है, उनके भाई की माँ का या फिर नीलिमा की माँ का, पत्नी होंगी। राइट उत्तर होगा आपका यहाँ पे सी आंसर, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पत्नी, वाइफ। नेक्स्ट देखिए, कथन दिया गया है फिर निष्कर्ष दिया गया है। कथन है कि सभी कंबल कौलीन हैं और सभी कौलीन तौलिए हैं। निष्कर्ष है, देखिए ये जो कथन है इस डायग्राम से ही हल होगा। सभी कंबल कालीन हैं, सभी कंबल कालीन हैं, ये हो गया आपका कंबल। कंबल को मैं लिखूंगा के और बी से। सभी कंबल कालीन हैं, कालीन को मैं लिखूंगा के और यल से, ये हो गए के और यल यानी कालीन। और सभी कालीन तौलिए हैं, जितने भी कालीन हैं ये तौलिए हैं, तौलिए को टी से लिख दिया गया। जितने भी कंबल हैं वो कालीन हैं और जितने भी कालीन हैं वो तौलिए हैं, डायग्राम बन गया। सभी कंबल तौलिए हैं, कंबल का पूरा हिस्सा तौलिया है, बिल्कुल सही है। सभी तौलिए कंबल हैं, तौलिए का सारा हिस्सा कंबल है, गलत, क्योंकि सभी कंबल तौलिए हैं लेकिन सभी तौलिए कंबल नहीं हैं। तो केवल और केवल एक पालन करता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल फर्स्ट का पालन करता है। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई अगर ये मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे, मुझे पूरा पता है, लेकिन लाइक जरूर कर देना। ओके, अगला नंबर खोजिए, मतलब इसके बाद अगली श्रेणी में नंबर क्या होगा। 131, 25 और 119। 131 में से अगर आप यहाँ पर 25 कर रहे हो तो कितना घटाओगे, 6 घटाओगे। और 125 में से आप कितना घटाओगे, 6। 119 में से आप कितना घटाओगे, 6। 119 में से आप 6 घटाओगे, कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 113। तो बी आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए, आकृति का दर्पण छवि चुनना है, दर्पण कैसे बनेगा। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन में बिल्कुल डिट्टो वही लिखा गया है, तो इसमें दर्पण का कोई मतलब ही नहीं कहा गया, तो पहला गलत है। बी वाले में ये भी गलत है आपका, और सी वाला ये भी गलत है। डी वाला जो है दर्पण छवि के अंतर्गत बिल्कुल सही आ रहा है, तो ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें आपको बताना है कि अगली आकृति क्या होगी। प्रश्न दिया गया है फिर उत्तर दिया गया है। देखिए अब इसमें देखिए, अगर आप पहले को देखोगे तो ये जो ब्लैक वाला पूरा भरा वाला है ये सेकंड वाले में नीचे आ गया है। फिर आप देखिए थर्ड वाले में जो ये नीचे है ये ऊपर आ गया है। फिर आप देखिए इसके बाद, यानी कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर, इस तरीके से यहाँ पर ये क्रम चल रहा है। उसी के अनुरूप अगर आप देखिए सबसे लास्ट वाले में जो ब्लैक वाला है ये ऊपर है, तो अब ये जो आएगा वो नीचे आएगा, मतलब वो कुछ इस तरीके से बनेगा। पहले ऑप्शन में देखिए ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, ठीक है। अगर आप दूसरे वाले में देखोगे तो ये भी नीचे की तरफ है, तीसरे वाले में देखोगे तो ये भी नीचे की तरफ है, और चौथे और पांचवें वाले में देखोगे तो ये ऊपर की तरफ है। तो इसको तो पहले आप कट कर दीजिए। अब पहला और तीसरा देखिए और दूसरा देखिए। अब देखिए ये इस साइड में है, कहने का मतलब ये है कि जितने भी हैं फर्स्ट का सेकंड, इसके जो एंगल हैं वो बिल्कुल सीधे हैं। कहने का मतलब है इसका ये लेफ्ट साइड में है तो सेकंड का भी लेफ्ट साइड में है। थर्ड वाले का देखिए राइट साइड में है तो फोर्थ वाले का भी राइट साइड में है। तो अब फिफ्थ वाले का आप देखोगे तो ये लेफ्ट साइड में है, तो अब की वाला भी लेफ्ट साइड में ही होगा, तो बी वाला तो कट गया। अब 1 और 3 में देखिए, 1 और 3 बिल्कुल डिट्टो है, यानी बिल्कुल सेम है। अब 1 और 3 में आप बताओगे कौन सा सही। अब इसको ऑप्शन से देखिए,
1 और 3 में केवल और केवल एक ऑप्शन में दिया गया, 3 नहीं दिया गया है, तो डी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगर 3 भी दिया जाता तब ये सवाल ही गलत हो जाता, लेकिन 3 ऑप्शन में ही नहीं दिया गया, केवल एक दिया गया है, तो डी आंसर परफेक्ट होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको। अगला देखिए, अगला सवाल है कि सभी जैगुआर चीता हैं और सभी चीता तेंदुए हैं, निष्कर्ष विद्या। देखिए ये सवाल जो है, ये जो इसके पहले आपने हल किया है उससे अलग है, क्योंकि उसमें जैगुआर और पैंथर का रिलेशन दिया गया था, इसमें जैगुआर और चीते का दिया गया है। सभी जैगुआर चीता हैं, ये हो गए जैगुआर, जितने भी जैगुआर हैं वो चीता हैं, और सभी चीता तेंदुए हैं, ये हो गया तेंदुआ। डायग्राम बन गया। कुछ चीता जैगुआर है, जो चीता है उसका कुछ हिस्सा जैगुआर है, और कुछ तेंदुए जैगुआर हैं, तेंदुए का कुछ हिस्सा जैगुआर है, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों निष्कर्ष पालन करता है, बी आंसर परफेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक अनुक्रम दिया गया है, फिर कहा गया है बाएं से 8वें पद के दाईं और 5वां पद कौन सा होगा। इसके पहले वाले सेट में मैंने सॉल्व करवाया है, उसमें मैंने आपको बताया कि जब बायां और बायां कहा जाए तब आप माइनस करेंगे, जब दायां और दायां कहा जाए तब आप माइनस करेंगे, जब बायां और दायां दोनों कहा जाएगा तब आप प्लस करेंगे। देखिए बाएं से 8वें पद के दाईं और 5वां पद, अब 8वां और 5वां आप जोड़िए 13, ये हो गया 13। किधर से देखना है, बाएं से। अब बाएं से 13वां पद देख लीजिए, बस आंसर आपका हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी 13वां पद कौन सा है भाई, एम। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर एम, ऑप्शन डी परफेक्ट होगा। बहुत इजी सवाल है, बस इजी उनके लिए है भाई जो इसकी ट्रिक को जानेंगे। 8वां और 5वां दोनों जोड़ दो 13वां, बाएं से 13वां देख लो कौन सा एम है, बस आंसर आ गया, ऑप्शन डी परफेक्ट होगा। बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखिए, आकृति में कितने वृत्त हैं, कहने का मतलब है वृत्तों की संख्या बताना है। देखिए वृत्त की कोई ट्रिक नहीं होती है, बस आपको इसमें काउंट ही करना है कि इसमें कितने हैं, है ना। अब अगर वृत्त के अंदर भी वृत्त बना होता तो उसकी कोई ट्रिक बन सकती थी, लेकिन वृत्त के अंदर वृत्त इसमें कहीं भी नहीं है, तो आप इसमें आसानी से केवल देख लीजिए कितना है। देखिए 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 9 10 11 12 और ये 13। ओवरऑल कहा जाए तो इसमें 13 वृत्त हैं, तो 13 वृत्त आपका हो जाएगा ऑप्शन सी में, 13 वृत्त यहाँ पर आपका हो जाएगा, है ना। फिर से एक बार काउंट कर लीजिए, छूटा तो नहीं है कहीं कोई, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, तो 13 वृत्त इसमें आपका हो गया टोटल। राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर 13 ही है। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करें, निर्णय लें कि प्रश्न के उत्तर के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। प्रश्न है कि ब्लू का कोड पहचानें। आपको बताना है ब्लू का कोड क्या होगा। कथन दिया गया है और प्रश्न दिया गया है। कथन में बताना है कि कौन सा कथन पर्याप्त होगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए। कथन है रेड को SFE लिखा जाता है, पिंक को QJOL लिखा जाता है। अब आप यहाँ पर रिलेशन ये देखिए कि रेड को SFE कैसे लिखा गया, R के बाद S, E के बाद F और D के बाद E, मतलब एक बढ़ा दिया गया बस। और दूसरे वाले में देखिए P के बाद Q, I के बाद J, N के बाद O और K के बाद L, मतलब इसमें भी एक बढ़ाया गया। सेकंड वाले में देखिए Y के बाद Z, E के बाद F, L के बाद M, L के बाद M, O के बाद P, W के बाद X, मतलब कहा जाए तो या तो कथन 1 और या तो कथन 2, दोनों ही सही हैं। अगर आप इसका देखिए B के बाद आप लिख दोगे C, L के बाद M, U के बाद V और E के बाद F, ये इसका भी ब्लू का भी कोड हो गया। तो मतलब मेरे भाई या तो कथन 1 पर्याप्त है और या तो कथन 2 पर्याप्त है, मतलब 1 2 में से कोई भी आप कह सकते हो। राइट उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, भिन्न बताना है, इसमें मतलब जो बेमेल है वो बताना है। गुर्दा, फेफड़े, जिगर और नाक। देखिए गुर्दा हो गया, फेफड़े हो गए, जिगर हो गया, ये शरीर के इनर पार्ट हैं। इनर पार्ट का मतलब है दोस्त कि आप अंदर से देख नहीं सकते हो, आपके गुर्दे को भी कोई नहीं देख सकता है, मतलब देख सकते हैं डॉक्टर देख सकते हैं भाई, ऑपरेशन किया जाएगा तो देखा ही जा सकता है, मतलब बाहरी से नहीं देखा जा सकता, ना फेफड़े देख सकते हैं ना जिगर देख सकते हैं, लेकिन नाक तो देख सकते हो ना, बाहर से ही नाक देख सकते हो, तो डी आंसर आपका अलग हो जाएगा। अगला देखिए, कथन और निम्नलिखित तर्क पर विचार करें, निर्णय लें कि कथन के संबंध में कौन सा तर्क सही है। कथन है क्या निम्न ग्रेड नौकरियों के लिए अत्यधिक उच्च शिक्षित लोग आवेदन कर सकते हैं। निम्न ग्रेड की नौकरियों के लिए अत्यधिक उच्च शिक्षित लोग आवेदन कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल लो लेवल की नौकरी के लिए बिल्कुल हाई लेवल के जो शिक्षित मतलब उम्मीदवार हैं वो आवेदन कर सकते हैं, ये कथन है। तर्क है हाँ, थोड़ा होना नहीं होने और श्रम की गरिमा से बेहतर होता है। कहने का मतलब यह है कि आज के दौर में देखा जाए तो कहा जाता है भाई कि इस बेरोजगारी से अच्छा है कि कोई एक चपरासी की ही नौकरी मिल जाए, ये कहा जाता है। तो वही इसमें कहा गया हाँ, थोड़ा होना नहीं होने और श्रम की गरिमा से बेहतर होता है, ये भी सही है, पहला तर्क सही है। नहीं, उन्हें सही अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मेरे भाई सही अवसर की प्रतीक्षा ये उनको करनी चाहिए
जो बिल्कुल विश्वास करें कि हाँ मुझे नौकरी मिल जाएगी इससे उच्च लेवल की, तो ये भी सही है। मतलब उनको सही अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कहने का मतलब जो भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, अगर उससे कहा जाए कि इंटर कॉलेज में चपरासी की नौकरी निकली है, तो क्या वो यूपीएससी वाला चपरासी में फॉर्म डालेगा? नहीं डालेगा, क्योंकि उसको विश्वास है कि मैं यूपीएससी का फॉर्म, जो यूपीएससी का पेपर है वो क्लियर कर लूँगा, तो भाई वो नहीं डालेगा, मतलब उसको विश्वास है। तो उसको इस अच्छे अवसर की इंतजार रहेंगे। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों यहाँ पर अनुसरण करेंगे, मतलब तर्क एक और तो दोनों सही होगा, राइट उत्तर होगा सी आंसर। इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस बहुत ईजी होता है। जापान का एन से संबंध है, कोरिया का क्या होगा? जापान की मुद्रा एन है, कोरिया की मुद्रा क्या है? वान है। बहुत ईजी है, ए आंसर राइट होगा। अगला सवाल देखिए, उस आकृति का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अन्य से भिन्न आपको क्या नजर आएगा? यहाँ पर देखो, फर्स्ट वाले में देखो कुछ इस तरीके से आकृति बनी है, सेकंड वाले में देखो कुछ इस तरीके से बनी है लेकिन डबल बन गई है बस, थर्ड वाले में देखो कुछ इस तरीके से आकृति बनी है, मतलब ये उल्टा लिख दिया गया है, और फोर्थ वाले में देखोगे इसमें भी इस तरीके से बनी है, और फिफ्थ वाले में देखोगे इसमें भी इस तरीके से बनी है। मतलब अगर देखोगे आप फर्स्ट, इसके अलावा अगर आप देखोगे सेकंड, इसके अलावा फोर्थ और फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ और फिफ्थ वाली आकृति को देखोगे तो इसमें वी को लिखा गया बस डबल तिबल चौबल बार लिख दिया गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर थर्ड वाले को देखोगे तो इसमें वी नहीं बल्कि इसमें ए जैसी आकृति बनी हुई है, तो मतलब थर्ड वाला गलत है, तो बी उत्तर आपका परफेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, श्रृंखला में अगला शब्द ज्ञात कीजिए। जेड 126A और डब्ल्यू 423D टी 720G। बस बहुत ईजी, ईजी इसलिए है क्योंकि जेड की जो प्लेस वैल्यू होती है 26 और ए के जो है ये ए पर आता है, डब्ल्यू की जो प्लेस वैल्यू होती है 23 और डी वाला 4 पे है। मतलब बस केवल और केवल आगे का पीछे लिख दिया गया, प्लेस वैल्यू भी लिखी गई है। ओके, अब देखिए क्यू और जे सभी में है, तो ये तो देखना नहीं है कि कौन सा अच्छा रहेगा, ये पता है क्यू और जे आएगा, बस ये देखना आगे तो क्यू आएगा, ये भी पता है। अब इसके बाद देखिए जो क्यू की प्लेस वैल्यू है वो होती है आपकी 17 और जे की प्लेस वैल्यू होती है 10। तो अब जे वाली पहले आएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी जी का पहले लिखा गया 7, तो जे की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 10 और आपका ये हो जाएगा क्यू के बाद 10 और फिर आपका हो जाएगा क्यू वाला 17 और फिर हो जाएगा आपका जी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यदि रोनाल्डो को 42 और सुरेज को 30 लिखा जाता है तो मेसी को क्या लिखा जाएगा? बहुत ईजी है, ईजी इसलिए है अगर आप यहाँ पर काउंट करोगे तो प्लेस वैल्यू इसकी ज़्यादा हो जाएगी, मैंने इसको पहले ही काउंट कर रखा है, इसकी प्लेस वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप इसकी अपोजिट वैल्यू लिखोगे तो वो भी इससे ज़्यादा हो जाएगी। तो मेरे भाई इसमें आप ये पहले देखो कि अक्षर कितने हैं रोनाल्डो में, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 अक्षर हैं, 7 को 6 से गुणा किया गया तब ये हो गया 42, मतलब एक घटा करके किया गया है। उसी प्रकार आप सूरज के देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 है, एक घटाया गया ये हो गया 5 और 6 को 5 से गुणा किया गया ये हो गया 30। ठीक है, मेसी को देख लीजिए 1 2 3 4 और 5, ये हो गया 5, 5 में से एक घटाओगे ये हो जाएगा 4, 5 को 4 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 20, तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका 20, यानी बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, पहचानिए कि कौन सा प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। एक्स का मान पता करना है और उसके बाद बताना है। देखिए एक्स रेशियो 2 डबल, मतलब यहाँ पर रेशियो फिर दिया गया है 3:4, ये दिया गया है एक्स बटे 2 3/4, ये इस तरीके से है। एक्स बराबर ये हो जाएगा 4x बराबर 3 दूनी 6। अब एक्स की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 6/4, 2 दूनी 4 2 3 6, यानी अगर x की वैल्यू आप निकालोगे तो 1.5 आ जाएगी। मतलब x का मान अगर आप निकालोगे तो पहले वाले से तो मिल रहा है, सेकंड वाले में x कहीं दिया ही नहीं है तो सेकंड से नहीं मिलेगा, तो केवल और केवल एक ही पर्याप्त है x का मान निकालने के लिए। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल फर्स्ट पर्याप्त है। तो जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला देखिए, एक निश्चित भाषा में पैकेट को QBDLFU लिखा जाता है तो QMBZFS को क्या लिखा जाएगा? बहुत ईजी है, एक बढ़ा करके लिखा गया है, बस इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका आंसर मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, बहुत ईजी है इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। इसमें भिन्न बताना है, वायरस किडनी माइकोलॉजी अलग अलग है भाई, नाम यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका अलग हो जाएगा, तो बी आंसर राइट होगा। अगला देखिए, इसके आपको दर्पण छवि बताना है।
ये आपको दर्पण छवि बताना है कि इसकी दर्पण छवि किस तरीके से बनेगी। छोटा कर दे रहा हूँ। देखिए दर्पण छवि आपको यहाँ पर बताना है, ये एक छवि नज़र आ रही है, इसकी दर्पण छवि किस तरीके से बनेगी। पहले वाले को आप अगर ध्यान दोगे तो ये सेम टू सेम इस तरीके से बन गया है, मतलब इसका जो लेफ्ट है वो लेफ्ट ही यहाँ पर आया गया है, गलत है। दर्पण में होता है लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। सेकंड वाले में आप देखिए, सेकंड वाला अगर आप देखोगे तो सेकंड वाला बिल्कुल सही है, ये थर्ड वाला गलत है और ये फोर्थ वाला गलत इसलिए है क्योंकि इसमें बड़ा बन गया है जबकि जो लास्ट में छोटा है। तो बी उत्तर आपका परफेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर नहीं है, अब ख़त्म है। तो ओवरऑल गाइज जो मैंने क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं वो आपके बेहतरीन क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, या फिर कहा जाए जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने कंप्लीट करवाया है अपनी जान में, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने मेहनत की है आपके लिए, और मुझे उम्मीद है कि ये मेहनत आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्त। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की अपडेट जो है, हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय से मिला करें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पीडीएफ जो है ये मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, पीडीएफ जो है ये मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो गाइज आज की हमारी मेहनत आपको कैसे लगी वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आप जब फीडबैक शेयर करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ क्या वो एक सकारात्मक दिशा में जा भी रही है या फिर नहीं। तो इसका एक और मात्र तरीका यही है कि जब आप कमेंट्स में बताओगे तब। तो मेरे भाई कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी मेहनत आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करोगे। आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट मैंने इसकी बना दी है भाई, प्लेलिस्ट आप जाकर के इसकी पुरानी क्लास को भी देख लेना प्लेलिस्ट के माध्यम से। ओके, मिलते हैं इसके बाद एक और नई बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।